तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम में एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्या होता है आओ समझते हैं। तुम जानते हो बेटे, तुम्हारे देश में जब जब इन्फ्लेशन आएगा तब तब तुम्हारे देश की सरकार को भी फायदा होगा। सर कैसे? दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है तुम्हारा जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जितना महंगा सामान उतना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का सामान है, 5% जीएसटी लगा, 5 रुपया हुआ। वही सामान का दाम आगे बढ़ गया, अगर 150 रुपया हो जाता है तो वो जीएसटी का कलेक्शन 7.5 रुपया हो जाएगा। पहली बात तो ये। सेकेंड बात क्या होती है, जब आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, चीजें जब महंगी हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि हमारा जीडीपी भी ज्यादा दिखने लगा है। कैसे दिखने लगा है और समझते हैं बात को। बात समझना, अगर तुम्हारे देश में 10,000 पीसेस मोबाइल बनते हैं, सपोज करो कि देश में 10,000 पीसेस मोबाइल बनते हैं और ये 10,000 मोबाइल पहले 100 के बन रहे थे, 100 रुपया पर पीस, और अब जो 10,000 बन रहा है ये पीसेस है, ये 10,000 पीस है और ये हमने गुना कर दिया 200 से। अब क्या हो, ये देखो, अगर हम इसको इंटू कर दें 10,000 इंटू 100, 1 लाख 10 लाख रुपीज का हो जाएगा जी। ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएंगे 20 लाख। तुम देखो, तुम्हारे देश में प्रोडक्शन तो सेम है, प्रोडक्शन इज सेम, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण ये जीडीपी आपको ज्यादा दिख रहा है ना, ये आपको आपके देश का बढ़ा हुआ इनकम दिख रहा है ना। तो ये जो मैंने बताया, एक रफ आइडिया दिया, इस बेसिस पे दो तरीके से सरकार इसको प्रोजेक्ट करती है। एक तो ये करती है कि मेरे देश में बहुत बड़ा जीडीपी ग्रोथ हो गया, एक तो बात ये, एंड सेकेंड बात ये कि मेरे देश का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाता है जी। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, इसको देखते क्या है। नाउ देखो क्या है क्या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। क्या है देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है? नेशनल इनकम जब मैं कांस्टेंट प्राइस पे कहता हूं, कांस्टेंट प्राइस, और जब मैं नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कहता हूं, तो क्या अंतर आता है? देखो, मान लो इस साल मेरे देश में 10,000 पीसेस मोबाइल बने। जस्ट सपोज कि 10,000 पीसेस ऑफ मोबाइल बने हैं। अब सपोज करना, जो हमारा जो बेस ईयर है ना, ये जो माना गया है बेस ईयर, वो 2011-12 माना गया है। अब तुम कहोगे ये 2011-12 क्यों माना गया है सर? वाई सो? 2011-12 ही क्यों माना गया है? 2000, आज हम 2025 में हैं, 25-26 चल रहा है, इतना बैक क्यों माना गया? पहले ये समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्या होता है। बेस ईयर क्या होता है? पहले 2011-12 से पहले हमारा बेस ईयर होता था 2004-05। 2014-15 में ये बेस ईयर को हटा करके जो 2004-05 था ना, उसको हटा करके 2011-12 कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2014-15 में। होता क्या है देखो, हमें क्या करना होता है, एक कंपैरिजन करना पड़ता है। हम जो बोलते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है अप्रॉक्स 5% है,
हम जो ये कहते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन का दर है वो 5% है, ये कैसे कहते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज द कंपैरिजन, हाउ? तो होता क्या है कि 2011-12 में जिन चीजों का जो दाम होगा और वही चीज का दाम अगर 2024, 2025, 26 में उन्हीं चीजों का दाम अगर इंक्रीज कर गया है तो हम कहते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन आ गया है। फिर समझना मेरी बात को, अगर 2011-12 में किसी चीज का दाम 100 रुपया था और 2025-26 में किसी चीज का दाम 150 रुपीज हो गया, तो हम कहेंगे कि मेरे देश में इन्फ्लेशन आ गया है। अब बात समझना, यह क्यों जरूरी है सर? यह इसलिए जरूरी है, मान के चलो कि अगर एक बात और जो बच्चे पूछते सर 2011-12 ही क्यों लिया गया? क्योंकि 2011-12 इसलिए लिया गया क्योंकि ये 2004-5 के बाद से सबसे स्टैटिक ईयर था, जहां पे ना तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा गया, ना बहुत कम ग्रोथ देखा गया, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ, ना बहुत कम इन्फ्लेशन हुआ। इस कारण से यह एक स्टैटिक ईयर माना गया और इसको हम बेस ईयर मान लिए। यह बेस ईयर तब तक माना जाएगा जब तक अगला बेस ईयर ना मान ले। जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21 कभी भी तुम्हारे लाइफ में, एंटायर लाइफ कभी भी बेस ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज इस साल कोविड आया था और बहुत कुछ डाउनग्रेड हो गया था। अगर कभी कभी पूरे विश्व में, आज तुम देखो 2024, 2023 से तुम देखो, 2023 से कभी भी आज तक तुम रिलैक्स मोड में नहीं हो, तुम रिलैक्स मोड में नहीं हो। कभी यूक्रेन रशिया, कभी इजराइल और ईरान, कभी इंडो पाक, कभी ट्रंप, कभी कुछ। तो ये क्या है, अभी जो 2023 से लेके अभी तक, इनफैक्ट ये समझ लो ना तुम कि 2020 से लेके अभी तक का जो साल है ये कभी भी बेस ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक कभी नहीं हुआ। आओ समझते हैं बात को। सो व्हाट हैपन कि हम बेस ईयर मानते हैं करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए। करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए हम बेस ईयर मानते हैं। हम करंट ईयर को कंपेयर करने के लिए हम बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स of a country in a year measured at a price of current year, at a price of current year। क्या कहा गया कि मनी वैल्यू, किसका मनी वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो हम लोग ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ प्राइस ऑफ करंट ईयर। इस साल के प्राइस को, अगर हम इस साल 150 रुपया है प्राइस और इस साल 10,000 पीसेस बनाए हो तो 10,000 गुना 150 जितना आएगा दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी, और इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी का हो इसको, नॉमिनल नेशनल इनकम, या इसको कह सकते हो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस देखो क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या है देखो, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस
से जब तुम उसको मेजर करते हो, जब तुम बेस ईयर प्राइस से मेजर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 पीसेस हमने 10,000 पीसेस बनाया और 100 रुपया प्रति पीस के हिसाब से बनाया, दैट इज नॉन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है। नाउ प्रेजेंटली 2011-12 इट इज नॉन एज द बेस ईयर। अभी 2011-12 को हम बेस ईयर मानते हैं। बेस ईयर इसलिए मानते हैं बिकॉज हम इस साल को कंपेयर कर पाए। किससे कंपेयर करेंगे? लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे? नहीं, लास्ट ईयर से कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता है, अगर हम हर साल के लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कभी भी रिजल्ट ऑथेंटिक आएगा ही नहीं। हम कभी भी हम ये मेजर कर ही नहीं पाएंगे कि 2025-26 में कितना इन्फ्लेशन था, 2024-25 में क्या इन्फ्लेशन था, क्योंकि हमारा बेस ईयर हमेशा अलग अलग हो रहा है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फर्क करेगा, ये रियल फिगर दिखाएगा ही नहीं। तो हमें जब कंपेयर करना होता है तो हम एक स्टैटिक ईयर मानते हैं। ठीक है। नाउ अब ये देखो क्या है, मैंने एक एग्जांपल दिया है तुमको। 10,000 अगर मैंने एग्जांपल दिया, देखो क्या है, 1,000 पीसेस बने 20 रुपया पर पीस के हिसाब से इस साल का दर क्या है? 20 रुपया। तो हमारा जो इस साल का जो नेशनल इनकम आएगा, नॉमिनल नेशनल इनकम, वो क्या आएगा? 20,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। अगर हम यही चीज 1,000 गुना 12 से करें तो ये आ जाएगा 12,000। दैट इज योर प्रीवियस। ये क्या आ जाएगा? इसी को हम कहते हैं बेस ईयर। ये बेस ईयर। नाउ अगर क्लोथ तुम्हारा इस साल बन के तैयार हुआ 500 मीटर, अगर क्लोथ बन के तैयार हुआ 500 मीटर और इस साल इसका दाम है 25 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, तो इसको इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 12,500। ठीक है। और यही चीज अगर हम 500 गुना 15 से कर दें तो ये आ जाएगा 7500 रुपया। अब क्या देखो, जैसे 250 लीटर क्या बना है? 250 लीटर का दूध बना है इस साल हमारा प्रोडक्शन हुआ है 250 लीटर हुआ है दूध का। 40 रुपए के दर से ये 10,000 हो जाता है, और यदि अगर हम 30 के हिसाब से देखें बेस ईयर में, ये 7500 हो जाता है। मीन्स क्या हुआ, इस साल का क्वांटिटी लेते हैं, इस साल कितना बना, इसको हम अगर इस साल के प्राइस से इंटू करेंगे तो आएगा हमारा इस साल का जीडीपी या इस साल का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरा कंप्लीट, मतलब हमारे देश के अंदर भी और देश के बाहर से भी। ठीक है। और यदि अगर हम इस क्वांटिटी को पकड़ते हैं और इस प्राइस से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या? बेस ईयर का नेशनल इनकम। ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। सो वी हैव कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। हम क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम को हम क्या कर रहे हैं? करंट प्राइस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस। हम करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस में नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे होगा? देखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। मेरी बात समझना, अगर तुमने इस साल 1,50,000 रुपीज का नेशनल इनकम आया है और तुम्हारा इंडेक्स जो है वो 150 शो कर रहा है, दैट इज तुम अगर इसको इंटू कर दोगे 100 से तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपीज आ जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज 150 रुपया के वैल्यू पे है तुम्हारे देश में और उसका इंडेक्स 150 है, इट मीन्स बेस ईयर का जो वैल्यू है वो 1 लाख का है, वो 1 लाख का है।
मतलब दिस इज द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन था इसलिए ये दिख रहा था ऐसा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सो देखो क्या है, अब क्या है देखो, नाउ इट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? देश के अंदर तुम्हारा जीडीपी क्या होगा? तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया देखो, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर। जब उसी साल के प्राइस पे उस साल का प्रोडक्शन को इंटू करेंगे तो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नेशनल इनकम क्या होता है सर? नॉमिनल नेशनल इनकम क्या हो गया? जब हम देश के अंदर एंड देश के बाहर से भी इनकम की बात करते हैं, दैट इज व्हाट नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अब क्या है? रियल जीडीपी, है ना? तो क्या देखो, व्हेन जीडीपी इज गिवन, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस, ठीक है, मान लो 10,000 पीसेस बनाए और 100 रुपया के दर से इसको गुना कर दिए, दैट मीन्स 10 लाख रुपया का सामान बना है। ये जो शो किया 10 लाख रुपया, ये बेस ईयर का जो प्राइस था उससे हमने गुना किया। अगर हम यही चीज अगर 150 से कर देते, ये इस साल का प्राइस था, तो वहां पे डिफरेंट नंबर्स दिखाता। तो इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन कॉज बनता है तुम्हारे बेस ईयर और करंट ईयर के जीडीपी में अंतर दिखाने। अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एग्जांपल था 1,50,000 बाय 150, जो इंडेक्स था करंट ईयर का, उसको हमने इंटू कर दिया था 100 से। यही था ना, दैट वाज द फॉर्मूला। नो, अब तुम सुनो, हम इस साल 1.5 लाख रुपया मेरे पास पैसा आया, हम उसको जीडीपी, हम उसको इंडेक्स से डिवाइड कर दिए, इंटू कर दिए 100 से, तो ये 1 लाख रुपीज आ गया। सपोज करना जिस साल की मैं बात कर रहा हूं 2011-12 में, उस समय एग्जैक्ट फिगर था 80,000 जीडीपी का, और ये तुम काम करने से 1 लाख रुपया आया है, इसके काम करने से 1 लाख रुपया आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख होना चाहिए था उस समय इसके हिसाब से, लेकिन है कितना? 80,000 ही था। इसका मतलब हमारे देश में इस साल एब्सोल्यूट वृद्धि हुआ है। इन्फ्लेशन जो कॉज है उसके साथ ग्रोथ भी हुआ है। मैं फिर से बता देता हूं कि हमारे देश में अगर 1.5 लाख रुपया का 1,50,000 का नेशनल इनकम हुआ है और हमने उसको इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, इंटू कर दिया 100 से, तो ये जो 1 लाख रुपया आना चाहिए था उस साल एक्चुअल में 80,000 ही था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस साल करंट ईयर में हमने कमाया है पैसा, हमारे देश का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अगर 80,000 से कम आता ये फिगर, इसका मतलब कि हमारा देश और गर्थ में चला गया, और अगर 80 में ही आता, इट मींस जो 2011-12 है और आज का जो कंपैरिजन है उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नाउ रियल जीडीपी क्या है? देखो, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सेम चीज है, रियल निकालना है, नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देंगे, जो पहले था इसके पहले वही है। नॉमिनल निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है जी। क्या करना है? देखो, नॉमिनल इधर आ गया, रियल उधर चल जाएगा। नॉमिनल इधर आ गया है, रियल इधर आ जाएगा।
तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100 कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट इज दिस? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है सर? देखो, जीडीपी डिफ्लेटर भी क्या है? एक इंडिकेटर है. यह भी एक इंडिकेटर है. जैसे जीडीपी कांस्टेंट जीडीपी हुआ, रियल है, नॉमिनल जीडीपी है, ये सब जैसे ये इंडिकेटर्स हैं वैसे ये भी इंडिकेटर है. लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? ज्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं जानना है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, फिर भी बता देता हूं दैट जीडीपी डिफ्लेटर प्राइसेस को एवरेज मान करके चलता है और ये ज्यादा सटीक वैल्यू देने का प्रयास करता है. मतलब जीडीपी डिफ्लेटर को हम अडॉप्ट करते हैं अपने देश का जीडीपी निकालने के. ठीक है, आगे मूव करते हैं. तो इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी. इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ करंट ईयर. तो देखो क्या हुआ, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100. ये थोड़ा एफर्ट लगा के आपको याद भी करना होगा ये फॉर्मूला. ठीक है, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 करने से जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाता है. ठीक है जी. नाउ अगर यू हैव गिवन रियल जीडीपी, अगर तुमको बोला है भाई साहब आप जो है रियल जीडीपी निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100 कर देंगे. जस्ट उसका उल्टा कर देंगे. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आप सारा का सारा सम्स बनाइए अपने बुक का. कोई दिक्कत आए यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. यू हैव द नंबर 8789846465. दिस इज द नंबर. आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे आप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए. आई विल रिप्लाई यू. थैंक यू. बाय बाय.